नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है सदमा। आज रागिनी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रागिनी के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रागिनी के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु न जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में वह स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रागिनी की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थीं। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी मां की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी 3 महीने ही बीते थे कि रागिनी के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया। लेकिन रागिनी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए, लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ माँ की हालत में अच्छी जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी रागिनी ने ये सब सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। उसके भाई सौरभ का फोन था। रागिनी ने जल्दी से फोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है? हाँ रागिनी, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मुझे चिंता होती रहती है। अगर वो बात न भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे रागिनी, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रागिनी का फोन है। हेलो रागिनी, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रागिनी बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक हैं माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना, कहते हुए रागिनी ने भी फोन रख दिया। उसी समय रागिनी का पति राघव ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। अरे आप आ गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रागिनी रसोई घर में जाकर अपने पति राघव के लिए चाय बनाने लगी। फिर राघव ने कहा, अच्छा रागिनी, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें।
फिर रागिनी बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदार और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और जरूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। राघव को भी बात जच गई। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर रागिनी ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। राघव ने मस्ती भरे अंदाज में कहा तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रागिनी बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान लेकर आएंगे। सालगिरह वाले दिन रागिनी और राघव अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रागिनी ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां न जाने कितने ही गरीब लोगों का आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रागिनी को उन पर तरस आ रहा था। रागिनी उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो राघव बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर रागिनी ने खाना बांटना शुरू किया तो राघव सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही रागिनी खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी मुझे खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर रागिनी पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी, और खाना ले लो। रागिनी ने देखा कि वह वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठे भी नहीं पा रही थी, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा, उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी राघव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो। लेकिन रागिनी तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर राघव उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ आप यहाँ, और वह भी इस हालत में। लेकिन वह वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल रागिनी को देखती ही जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं। तभी रागिनी रोते हुए बोली, हाँ यह मेरी माँ है, देवकी शर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी करीब 1 महीना पहले ही बात है, एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और इसके बाद फिर कभी लेने नहीं आए। तब से यह यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। यह कहाँ रहते हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। तो रागिनी बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर राघव ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, यह कैसे संभव है। फिर रागिनी ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी आ गई थी। फोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही हैं। फिर राघव बोला, इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है जो यह कुछ बताएंगी कि आखिर बात क्या है। रागिनी, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं।
ऐसा कहते हुए राघव ने देवकी जी को उठने में मदद की और वो लोग कार में बिठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रागिनी ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रागिनी और राघव अभी तक उलझन में पड़े थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रागिनी ने अपने भाई को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं हो? तभी रागिनी का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ। अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पारुल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मजा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से तो बात करवाना। वह क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है रागिनी, अभी कराता हूँ। लीजिए माँ,